एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, एमपी बोर्ड के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। जैसे हिंदी का जो भी सिलेबस होता है वो एमपी बोर्ड के लिए ही रहता है। तो जो बच्चे भाई साहब तैयारी कर रहे हैं और 2025 में एमपी बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है वो 25 फरवरी को, तो जैसे हमने बच्चों आप लोगों को मॉडल पेपर प्रोवाइड किया, जैसा कि आप लोगों ने पहले इसके वीडियो देखा होगा, प्लेलिस्ट में क्रम से ऐड है, प्लेलिस्ट विजिट कर लो। तो बच्चों हम वहां पे ऑब्जेक्टिव करा देते हैं और उनके जो क्वेश्चन आंसर है पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके लाते रहेंगे। इसलिए चैनल पे यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ बच्चों, यदि आप एमपी बोर्ड से हैं और आपको लगता है कि हमें हिंदी का नोट्स लेना है शिव सर से या शिव कोचिंग क्लासेस से, तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 299149। जी हाँ बच्चों, ये मेरा पर्सनल नंबर है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर बच्चों यही है हमारा, ठीक है। व्हाट्सअप आप लोग इसमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब। इस नंबर पे आप लोग, हाँ, काम की बात हो तभी करें। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें ये क्वेश्चन भेज दिया, इसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे फ्री में सॉल्यूशन चल रहा है। कोई बोलता बच्चों फ्री में नोट्स दे दो सर। अरे भाई, थोड़ा सा बच्चों आप लोगों को इतना समझना चाहिए कि जिससे हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, डिलीवर करते हैं, इसका मतलब इसके पीछे भी मेहनत लगती है। तो जो इस पीपीटी को बनाया होगा वो भी 2 रुपए लेता होगा। इसलिए हम लोग थोड़ा सा एक नॉमिनल कॉस्ट रखते हैं, मात्र 100 रुपए, और ऑल चैप्टर के नोट्स मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं भाई। समय बहुत कुछ हो चुका है भैया हमारा, देरी, और आप लोगों को लगेगा ना कि सर टाइम पास ही करते रहोगे। पहला प्रश्न है बच्चों आज का, छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और कितने विशेषता पूछा जाता है जानते हो? 2 विशेषता। यदि मैं आपसे कह दूं कि कुछ भी ना बने ना, तो इतना दिमाग लगाना कि कोई भी आपका चाहे प्रयोगवाद होगा, चाहे छायावाद, प्रगतिवाद, वो मानव के जीवन का वर्णन जरूर करता है। यानी मानव पर आधारित घटनाओं का वर्णन करता है, मानव के समाज का वर्णन करता है, मानव के जीवन चरित्र का वर्णन करता है। यानी जो छायावाद है वो मानवीकरण पर आधारित है। और दूसरा चीज प्रकट चित्रण। प्रकट चित्रण मतलब प्रकृति को सौंदर्य के रूप में किस प्रकार से उकेरा गया, प्रकृति का संबंध मानव से कैसे है, हमारे जीवन में प्रकृति का किस प्रकार से उपयोग है, ये सारा चीज कुछ हमें छायावाद के कवियों के आधार पर देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पर आप लोग बढ़िया प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया है, ठीक है। छायावाद सौंदर्य और प्रेम का चित्रण है, ठीक है। प्रणय की अनुभूति प्रकृति का के माध्यम से व्यक्त किया है। मानवीय गुणों एवं नारी का सम्मान इस छायावाद के कवियों द्वारा लिखा गया है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है ना, बढ़िया भाषा में बिल्कुल जो भी रचनाएं की गई है। देखो अब आपको लगेगा कि सर ये पूरे 5 के 5 याद करेंगे, वो तो हमें बहुत समय लग जाएगा। अरे नहीं भाई, जैसे कुछ बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय मांगा था, तो मैं आपको समय भी दे दूंगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। छायावादी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण तथा भाव प्रणय। कहने का तात्पर्य कि छायावाद में जो कवि हुए, जो अपनी रचनाओं को लिखा है ना, उसमें जो है एकदम सौंदर्य प्रेम भरा हुआ है। जैसे किसी कहानी कविता को आप पढ़ते हो ना, तो सौंदर्य मतलब सुंदरता हो। किसी पाठ को पढ़ते समय बोरिंग लगता है, किसी को भी पढ़ते समय थोड़ा सा आनंद। कोई कविता इतना अंदर प्रेम भर देता है कि वास्तविक रूप से उसे पढ़ने का मन करता है, कोई कविता बोरिंग से लगता है। तो छायावाद की कवियों द्वारा जो भी कविताएं लिखी गई, जो भी रचना की गई, उसमें भैया बिल्कुल प्रेम सौंदर्य का वर्णन है, मानवीय गुणों का वर्णन, मैंने पहले बताया, नारी के सम्मान का वर्णन। और बच्चों यदि आप लोग लिखो खड़ी बोली का प्रयोग, प्रकृति का सजीव चित्रण। तो आप लोगों को कैसे याद करना, थोड़ा सा माइंड लगाना है। हाँ यार, मानव जीवन के बारे में, हाँ तो प्रेम भी रहा होगा मानव में, हाँ भाई कुछ ना कुछ तो बोली भी प्रयोग, तो खड़ी बोली है। नारी का सम्मान भी करते थे, प्रकृति से, भाई प्रकृति से सब लोग जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में आपको याद करना है कि मानवीय गुणों का वर्णन है ना, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है ना, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, और नारी सम्मान की बात की गई है, प्रेम सौंदर्य पूर्वक इनकी रचनाएं है बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रयोगवादी की प्रमुख विशेषताएं। प्रयोगवादी में आप लोग इतना समझना, जैसे छायावाद में मानवीय गुणों का वर्णन था, इसमें सामाजिक चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, और ईश्वर के प्रति अनास्था था। यहाँ पर ईश्वर के प्रति उतना प्रेम नहीं था, ठीक है, कहाँ, प्रयोगवादी में। लेकिन छायावादी में बड़ा प्रेम सौंदर्य था, लेकिन यहाँ पर ईश्वर के प्रति अनास्था। लेकिन जब ईश्वर के प्रति अनास्था होता है, वहां पे सामाजिक चित्रण ज्यादा रहता है। कैसे? जैसे मान लीजिए जहां पे राम जी के बारे में वर्णन हो, जहां पे श्री कृष्ण जी के बारे में ज्यादा प्रेम मार्गी शाखा जहां पे होगा, वहां पे बच्चों आपका ज्ञान मार्गी शाखा नहीं होगा। और लेकिन जहां ज्ञान मार्गी, वहां पे समाज को किस प्रकार से उत्थान किया जाए, समाज को कैसे बढ़ाया जाए, समाज की कुरीतियों को कैसे दूर किया जाए, वहां पे इस चीज का फोकस किया जाता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य जहां पे
भगवान के बारे में, प्रेम के बारे में, जहां पे ईश्वर के बारे में स्थान दिया जाएगा वहां पे समाज की उतनी महत्व नहीं रहेगी। लेकिन जहां पे सामाजिक जीवन रहता है वहां पे अनास्था रहता है, केवल समाज की व्यवस्था पर वर्णन किया जाता है। ये इसलिए प्रयोगवाद में कहा गया कि प्रयोग किया गया कि नारी के शोषण के विरुद्ध मुक्ति का, भाई सामाजिक यथार्थ का चित्रण है, इसका मतलब समाज में कौन कौन सी कुरीतियां हैं। जैसे नारी के विरुद्ध मुक्ति का स्वर, कहने का मतलब जो नारी के साथ शोषण हो रहा है, नारी के साथ जो अत्याचार हो रहा है, नारियों को जो कम स्थान दिया जा रहा है, उसके विरुद्ध यहाँ पे रचनाएं लिखी गई। ईश्वर के प्रति अनास्था था, ईश्वर पर उतना प्रेम व्यवहार नहीं था, है ना, ईश्वर के बारे में उतना ज्यादा महत्व नहीं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे कवि, कुछ कवि थे कि जो ईश्वर के प्रेम भाव के बारे में वर्णन किए थे। मैंने कहा ना कि जहां पर ईश्वर की अनास्था है वहां पे सामाजिक चित्रण किया जाएगा, सामाजिक चित्रण है, समाज के यथार्थ के बारे में सोचा जाएगा, तो वहां पे कहीं ना कहीं नारी की शक्ति के बारे में किया जाएगा, है ना। अति बौद्धिकता, भाई मैंने आपको बताया कि भाई जहां पर केवल भगवान के ऊपर भरोसा करना है, केवल भगवान ही फल देंगे तभी यह होगा, आप ना पढ़ो भगवान दे देंगे, जो होगा तो देखा जाएगा, हम ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये गलत है ना। अति बौद्धिकता, बौद्धिकता मतलब मानसिक संतुलन, इस पर ज्यादा फोकस किया गया इसमें। तो दो विशेषताएं आपको याद करना है, ज्यादा नहीं बच्चों, हम ये 4-5 इसलिए लेकर आते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए। विरोधाभास अलंकार, देखिए जहां किसी कार्य, पदार्थ या गुण में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो। कहने का तात्पर्य यदि किसी भी हम मतलब एक काव्य रचना को पढ़ रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि विरोध हो रहा है, लेकिन वास्तविकता विरोध वहां पे ना हो, तो वो विरोधाभास अलंकार है। जैसे एग्जांपल में, या अनुरागी चित्त को गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, देखिएगा समझ में क्या आता है, जैसे जैसे श्याम रंग यानी काला होता है वैसे वैसे उज्जवल होता है, तो विरोध किया गया ना, विरोधाभास। लेकिन वास्तविक रूप से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी को बोला कि भैया श्याम रंग भले हैं लेकिन उतनी ही सुंदरता बढ़ती जा रही है, तो इसका विरोधाभास, जो जो बूढ़े श्याम रंग, भैया बूढ़े श्याम रंग यानी काले होते जा रहे हैं और ये उज्ज्वलता विरोध है, लेकिन वास्तविकता वो चीज नहीं कहा गया है। यहाँ पर भगवान के मुखौटे की सुंदरता का वर्णन किया गया है, समझ रहे हो ना। देखो ना, जहां किसी कार्य, पदार्थ या गुण में वास्तविक विरोध होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां वास्तविक विरोध ना होते हुए भी, है ना, विरोध का आभास हुआ। तो मैं कहा कैसे उल्टा पड़ दिया, ना होते हुए, मतलब यहां पर भगवान श्री कृष्ण जी का जैसे बोला ना, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यानी जैसे जैसे श्याम रंग यानी उनके चेहरे में मतलब कालापन होता उतना ही उज्ज्वलता आती है, सुंदरता आती है, भगवान की बारे में बढ़। लेकिन यहाँ पर विरोध जैसा आभास होता है कि भाई ये कैसे काला से गोरा कैसे हो सकता है, ये चीज है। तो कहने का एक दूसरा उदाहरण है, बैन सुन्या जब ते मधु तब ते सुनत न बैन। अरे इससे अच्छा बढ़िया, ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है। या अनुरागी चित्त को गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। कहने का तात्पर्य हुआ कि किसी काव्य संग्रह में ऐसा लग रहा हो कि जैसा विरोध हो रहा है, जबकि वास्तविक विरोध वहां पे ना हो, तो विरोधाभास अलंकार होता है बच्चों। अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, देखो अभिधा शब्द शक्ति क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर जिन शब्द के श्रवण मात्र से उसका परंपरागत प्रसिद्ध अर्थ सरलता से समझ में आ जाए उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी किसी भी शब्द को पढ़े, सुने और सरलता से, आसानी से हमें समझ में आ जाए, उसके बारे में नॉलेज हो जाए, वो अभिधा शब्द शक्ति है। श्याम का अर्थ काला, तो श्याम का अर्थ सीधा सीधा हमें समझ में आ रहा है, तो ये आपका अभिधा शब्द शक्ति है ना बच्चों। श्याम, श्याम मतलब काला, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य एक ऐसा शब्द, अभिधा शब्द शक्ति मतलब एक ऐसा शब्द जिसके श्रवण मात्र से उसका क्या हो जाए, परंपरागत प्रसिद्धि अर्थात सरलता से उसके अर्थ के बारे में समझ में आ जाए, वो अभिधा शब्द शक्ति है। स्क्रीनशॉट ले लें, बिल्कुल समय देता हूं आपको। और अगला क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, वह अपने इस नाम को क्यों छुपाती रहती थी, मतलब वो क्यों चाहती थी कि मेरा नाम प्रसिद्ध ना हो, मेरा नाम फेमस ना हो। ठीक है बच्चों, चलिए कोई बात नहीं, कौन से रंग पे चले, इस पे चलते हैं। थोड़ा एक रंग बनाते हैं यार, रंग डिस्टर्ब है ना, मजेदार रंग नहीं है, तो रंग अपना यहाँ पे ये बन जाए, ठीक है, ठीक। चलो, भक्तिन क्यों अपना नाम छुपाना चाहती थी, लक्ष्मी नाम उसका क्यों, तो मतलब भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, अपना नाम क्यों छुपाना चाहती। थोड़ा देखो, भक्तिन का वास्तविक नाम जो था ना वो लक्ष्मी था, लेकिन लक्ष्मी का अर्थ है कि जिस घर में वो प्रवेश कर जाए वहां धन की वर्षा हो जाए, लक्ष्मी लक्ष्मी आ जाए। लक्ष्मी अपने हिंदू धर्म में क्या मानता है, लक्ष्मी मतलब पैसे दाम, है ना, बोलते हैं ना लक्ष्मी की पूजा की जाती है,
ठीक, दीपावली में लक्ष्मी जी की पूजा होती है ना, तो कारण ये होता है कि भाई धन की प्राप्ति हो। नहीं बोलते धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ खरीदेंगे, लक्ष्मी की पूजा होती है। तो लक्ष्मी का मतलब होता है धन, जहां जाए वो भक्ति वहां लक्ष्मी आ जाए। लेकिन वास्तविकता जब वो ससुराल जाती है तो ससुराल के लोग बिल्कुल निर्धन हो जाते हैं। तो उसको लगता है यार कि मेरे नाम के अनुरूप यहाँ पर पैसे ही पैसे होने चाहिए, लेकिन भाई मेरा जैसा नाम है, मेरे आने से यहाँ निर्धनता आ गई है, वहां पैसे की कमी है, इसलिए वो अपना नाम क्या करती थी, छुपाना चाहती थी। चलो देखो बच्चों, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था बच्चों? भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी या लक्ष्मीन था। ठीक है, उसे यह उसके माता पिता ने दिया था। ठीक है, उन्होंने सोचा कि उसके पैदा होने पर वे धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे, यह लड़की जहां भी जाएगी वहीं धन की वर्षा होगी। परंतु हुआ क्या, इसके विपरीत उसने लक्ष्मी बनने की कोशिश बहुत की। ठीक है, बहुत की, ये बहुत है, ठीक है, बहुत की, परंतु भक्तिन ठीक है, ये भक्ति ने अपने ही ससुराल वालों को उसे दाने दाने को मोहताज कर दिया। ऐसी निर्धन दशा में वह स्वयं को लक्ष्मी कहलवाना चाहती थी, कहलवाना नहीं चाहती थी। ठीक है, इसलिए उसने अपने नाम को लोगों से छुपाने का भरसक प्रयास किया। कहने का तात्पर्य हुआ कि वास्तविक नाम भक्तिन था, लेकिन भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन था। ठीक है बच्चों, लक्ष्मीन या लक्ष्मी। ठीक है, उनके माता पिता सोचे कि जब इसका नाम लक्ष्मी रख देंगे ना तो जहां भी जाएगी भरपूर हो जाएगी, हम भी घर से माला माल हो जाएंगे, पैसे पैसे हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, वास्तविक नाम का अपोजिट हो गया। ठीक है, वो घर में भी कोई इनकम नहीं है, जब ससुराल गई तो वहां भी दाने दाने का मोहताज लग गया। इसलिए अपना नाम वास्तविक रूप से छुपाना चाहती थी कि हम तो कहलाते भक्तिन है, लेकिन वास्तविक रूप से भक्तिन के लायक नाम हमारा नहीं है बच्चों। ठीक है, इसलिए आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजभाषा की विशेषताएं लिखिए। कोई 2 विशेषता आपको लिखना है, ज्यादा विशेषता लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। कोई कितने विशेषताएं? 2 विशेषताएं। कितनी विशेषताएं? 2 विशेषताएं। राजभाषा सरकारी कामकाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सरकारी कामकाज के लिए, किसके लिए बच्चों? सरकारी कामकाज के लिए। ठीक है, सरकारी कामकाज के लिए। दूसरा इसका जो है बच्चों प्रयोग है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, यदि कानून व्यवस्था के क्षेत्र में बच्चों, और यदि हम बोल दें समाचार में, ये समाचार में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा नंबर लिख देते हैं कि जो आपका राजभाषा होता है बच्चों, ये विस्तृत भाषा होता है। क्या होता है? विस्तृत भाषा होता है, यानी बड़े से क्षेत्र में बोला जाता है। चौथा आप लिख सकते हैं बच्चों किसकी अपनी साहित्य होती है। क्या होती है बच्चों? अपनी साहित्य होती है, इसकी अपनी साहित्य होती है। तो बताओ किस बच्चे से याद नहीं होगा? राजभाषा की विशेषताएं सरकारी कामकाज के लिए, शिक्षा कानून व्यवस्था के लिए, समाचार के लिए, है ना, इसका अपना विस्तृत भाषा है ना, इसकी अपनी एक साहित्य होती है ना, राजभाषा की। ठीक है, जैसे हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये शासकीय कार्य की भाषा है। कर के निर्णय, शिक्षा, दूरदर्शन, रेडियो में राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। 2 विशेषताएं, ज्यादा कुछ है ही नहीं भाई। 2 विशेषता से ज्यादा चौथी विशेषता, तीसरी विशेषता आ नहीं सकता है। प्रिंट माध्यम है क्या? प्रिंट माध्यम है क्या बच्चों? किसी भी समाचार को प्रिंट के माध्यम से, है ना, आप लोगों तक पहुंचाना, है ना। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि समाचार पत्र क्या है? प्रिंट माध्यम, यानी किसी भी समाचार को लिख करके आप तक जो है ना पहुंचाया जाता है, वो जो माध्यम है बच्चों वो प्रिंट माध्यम है। यानी लिखित चीजों को हम पढ़ पाते हैं, उसको विस्तृत अध्ययन कर पाते हैं, उसको पढ़ करके सोचने की समय, जैसे मान लीजिए आप टेलीविजन में देख रहे हैं, कोई न्यूज देख रहे हैं, तुरंत एक न्यूज देखा, दूसरा न्यूज आ गया, तो क्या आप उसको देख करके सोचने की क्षमता वहां पे रख सकते हैं? क्या समय दिया जाता है? तो बिल्कुल समय नहीं रहता है। लेकिन प्रिंट माध्यम, हमने एक लाइन पढ़ा और सोचा कि भाई साहब इसके बारे में थोड़ा सा सोच लेते हैं, तो उसके बारे में विश्लेषण कर सकते हैं। तो प्रिंट माध्यम का सबसे बढ़िया है ना, आप अपने आधार पर, अपने समय के आधार पर उसे पढ़ सकते हैं, जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी भी समाचार को पढ़ने के बाद उस पर विचार करने का मौका मिलता है। प्रिंट माध्यम में किसी भी खबर को विस्तृत रूप से वर्णन किया जाता है। तो ये उसकी विशेषताएं हैं कि भाई जो प्रिंट माध्यम है, प्रिंट माध्यम का मतलब लिखित रूप में आप तक जो समाचार पहुंचता है वो प्रिंट माध्यम है। जैसे दैनिक भास्कर के माध्यम से आपका समाचार पत्र है बच्चों, है ना, पत्रिका है, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, ठीक है, बहुत सारे, उजाला है, बहुत सारे, द हिंदू है, तो बहुत सारे दैनिक समाचार पत्र हैं। जो दैनिक का मतलब होता है कि हम जो दैनिक का मतलब डेली जो यूज करते हैं। तो जब किसी भी समाचार को लेखन के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है वो दैनिक समाचार कहलाता है, प्रिंट माध्यम कहलाता है। इसकी विशेषता है
कि ये विस्तृत माध्यम होता है। विस्तृत माध्यम का मतलब ये होता है कि किसी भी घटना पर बढ़िया वर्णन करके बताया जाता है। इसमें स्थायित्व होता है। स्थायित्व का मतलब कि जैसे उस चीज को हम पढ़ करके स्थायी भी रख सकते हैं और उसमें जो पूरा वर्णन रहता है तो स्थायित्व के रूप में रहता है। भाषा अनुशासित तथा शुद्ध रहता है, कहने का तात्पर्य विशेष जो आपके संपादक होते हैं उनके द्वारा लिखित होता है और शुद्ध सरल भाषा रहता है। जैसे आपके क्षेत्र में मान लीजिए दैनिक भास्कर चल रहा है तो आपके आधार पर, आपकी भाषा के आधार पर वो प्रिंट माध्यम, लेकिन जो दिल्ली से रिले हो रहा पता चला इंग्लिश मीडियम में चल रहा है तो हिंदी मीडियम के लिए कहाँ से वो सुचारू होगा। इसलिए प्रिंट माध्यम जो होता है बच्चों बहुत अच्छा होता है। तो प्रिंट माध्यम के 2-3 आप एग्जाम्पल तैयार कर लो, मतलब विशेषताएं तैयार कर लो। प्रिंट माध्यम क्या होता है बच्चों, आप लोग समझो कि प्रिंट माध्यम से हम किसी भी खबर को, किसी भी समाचार को पढ़ करके समझ सकते हैं। दूसरा चीज, इसका भाषा सरल रहता है, ये विस्तृत होता है, किसी भी घटना का संपूर्ण वर्णन रहता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। वीर रस का उदाहरण से परिभाषा। देखिए हम बहुत सारे क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन में काम खत्म हो जाएगा ना, 2-4 क्वेश्चन लेकर आ जाए तो खत्म, कहानी 4 मिनट में हो जाएगी। हम सोचते हैं मैराथन जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके। वीर रस का मतलब है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा रस की परिभाषा, है ना। रस की काव्य को पढ़ते सुनते देखते समय पाठक दर्शक श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है इसे रस कहते हैं। यानी किसी भी काव्य को पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ आनंद मिलेगा, वो रस है। ठीक है, जैसे किसी कहानी को देख करके हमें आनंद आया, प्रेम भाया भैया, एक नायक नायिका थी, प्रेम हुआ, वहां श्रृंगार रस हो गया। वीर रस में बच्चों बिल्कुल अंदर ज्वाला आ जाए, ज्वाला ज्वाला ज्वाला। जैसे हमने कोई कहानी पढ़ी अपने देश प्रेम के प्रति, अपने भारत और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल युद्ध हुआ उसकी कहानी, हमारे अंदर रोंगटे खड़े, काश हम भी होते, हम भी कूद जाते। जैसे सिंहासन हिल उठे राजवंशों की भुक्ति तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। भावुक के हृदय में जब उत्साह नामक भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां वीर रस होता है बच्चों। इसका स्थायी भाव उत्साह है, मतलब जहां हृदय के हृदय में वीर नामक स्थायी भाव का विभाव और अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहां पर आपका वीर रस होता है। कौन सा बच्चा नहीं लिख पाएगा बताओ। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुक्ति तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। बताओ बच्चों, बताओ बताओ। अगला क्वेश्चन है, निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द बताइए। निपात शब्द का मतलब होता है जो जोर दे, जो किसी भी शब्द को जोर दे करके उसको वहां पे व्यक्त करे, वो निपात शब्द है। मतलब किसी शब्द के साथ जुड़ करके उसका, है ना, जोर दे करके वो अर्थ निकाले। जैसे वे अवयव निपात शब्द कहलाते हैं जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल दे देते हैं बच्चों, वो निपात कहलाते हैं। जैसे मुझे जाना चाहिए, और यहां पर बोल दी मुझे जाना ही चाहिए, मतलब विशेष हो गया। मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना ही चाहिए। तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें भी खेलना चाहिए, भी शब्द हो गया, है ना। उसे लड़ना चाहिए, उसे भी लड़ना चाहिए। तो भी मतलब एक प्रेरणा दे रहा है, फोर्स लगा रहा है उस वाक्यांश पर। तो वे अवयव शब्द निपात शब्द कहलाते हैं जो किसी शब्द के बाद लगाकर या जुड़ करके उसके अर्थ पर विशेष बल भर देते हैं, वो निपात शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका बच्चों भर है, तक है, जी, ठीक है, भी है। जैसे आप दिन भर स्कूल में रहते हैं, आप स्कूल में रहते नहीं, आप दिन भर स्कूल में रहते हैं, तो यहां पर बच्चों आपका निपात शब्द हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन है, सार संक्षेपण की परिभाषा लिखिए तथा उनकी विशेषताएं बताइए। सार संक्षेपण की परिभाषा लिखिए और उनकी विशेषताएं बतानी। बढ़िया है, बहुत सिंपल है, कोई भी बच्चा आसानी से बता सकता है। सार संक्षेपण का अर्थ क्या है बच्चों? सार संक्षेपण, संक्षेपण मतलब संक्षेप में कहना। कोई भी आपका काव्य संग्रह है, उसकी अनावश्यक चीजों को हटा करके, अनावश्यक पंक्ति को हटा करके स्पष्ट रूप से सही सही पंक्ति को कम शब्दों में अर्थ निकाल कर लिखना संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण स्वयं में पूर्ण होना चाहिए। संक्षेपण का यह संक्षिप्तता एक प्रधान गुण है। संक्षेपण के भाव और भाषा शुद्ध होने चाहिए। संक्षेपण की ये विशेषताएं हैं कि जब भी हम किसी भी विस्तृत, जैसे आपके पास काव्य है, कोई भी आपके पास रचना है, उसको संक्षेप में, जैसे आपके पैराग्राफ दे देता है, उसको संक्षिप्त वर्णन करने के लिए आता है। एग्जाम में आ जाता है संक्षेपण है क्या। तो किसी भी हम रचना को लेकर के बच्चों, है ना, या देखिए यहां पर एक किसी विस्तृत अवतरण से
अप्रासंगिक एवं अनावश्यक बातों को हटाकर लगभग 1/3 शब्दों में उसकी आवश्यक एवं प्रधान बातों को व्यक्त कर देना ही संक्षेपण कहलाता है। मतलब कोई अवतरण है, कोई काव्य है, बड़ा विस्तृत लिखा गया है, लेकिन उसको हम ऐसा लिख दें कि उसमें जो अनावश्यक चीजें उसको हटा दें और केवल उन्हीं चीजों को लिखें जो आवश्यक चीजें हैं, तो वो बच्चों आपका सार संक्षेपण कहला जाता है। विशेषता में बच्चों संक्षेपण को स्वयं में पूर्ण होना चाहिए। मतलब स्वयं में पूर्ण होना चाहिए कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब उसका पूरा अवतरण का विस्तृत का सूक्ष्म बनाएं तो किसी पॉइंट को छोड़ दिए। बिल्कुल जो भी भाषा का प्रयोग करें एकदम शुद्ध और सरल रहे, है ना। संक्षिप्तता पर एक प्रधान गुण है, मतलब इसको आपको यह भी ध्यान रखना है कि जितना संक्षिप्त से संक्षिप्त हो सके। अवतरण का लगभग 1/3 भाग होता है बच्चों। तो ये हो गया आज का आखिरी क्वेश्चन और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों 96 85 29 91 49। थैंक यू। जो वीडियो को लास्ट तक देखता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आपको शिव कोचिंग क्लासेस में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जो बच्चे सपोर्ट करते हैं उनको दिल से धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बच्चों, क्योंकि हम आपके लिए निरंतर ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। लेकिन हाँ भाई साहब, एक शर्त है, जो बच्चे सपोर्ट करना चाहते हैं तो फ्री में सपोर्ट ना करें ना। अरे भाई, फ्री में सपोर्ट करने के लिए कौन कहता है? आप लोग नोट्स ले लो, प्रॉपर तैयारी करो, है ना। इससे बच्चों का भी हेल्प हो जाएगा और एक टीचर का भी, क्योंकि जैसे आपको पता है भाई, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दोनों पहलू के बिना काम नहीं हो सकता। ऐसे हमारे बीच भी दो पहलू है, आप पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं, तो दोनों का कम्युनिकेशन कब होता है? जब दोनों का संयम बना रहता है। तो आप लोग नोट्स लें प्रॉपर 100 रुपए में। आज भी एक रफनी आती है जिसमें आपको पूरा नोट्स अवेलेबल कराया जाता है बेहतर तैयारी के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। एमपी बोर्ड वाले बच्चे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।